हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जो हमने नया बैच स्टार्ट किया हुआ है बीए थर्ड ईयर के एजुकेशन का शिक्षा शास्त्र का पेपर नंबर 1 हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 पर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है। डे नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा डे नंबर 2। डे नंबर 2 में हम समझने वाले हैं कि क्या चीजें हमसे फर्स्ट डे में छूटा था। जैसे कि हमारा जो टॉपिक था यूनिट नंबर 1 का, पेपर 1 का, उस टॉपिक का नाम था आपका नवाचार। नवाचार मीन्स कि किसी चीज में जो एक नई तरीके से व्यवस्था को क्रिएट करना, एक चल रही जो व्यवस्था होती है सामाजिक, उस व्यवस्था में कुछ नई चीजें लेकर के आना। और हमारा जो ये टॉपिक है या ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, वो है एजुकेशन। तो यहां पर जो भी नवाचार की बात की जा रही है ना, दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशन पॉलिसीज। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर नवाचार है। बाकी बेसिकली अगर आप नॉर्मल रूप से भी देखोगे कि नवाचार आखिर क्या है, तो किसी व्यवस्था का नया रूपरेखा क्रिएट करना ही नवाचार कहलाता है। अब पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि नवाचार क्या है, नवाचार को के बारे में विद्वान अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं, नवाचार की विशेषताएं क्या है। इन सारे टॉपिक्स पर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल सके। तो आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे का पोर्शन जो है नवाचार के टाइप्स, नवाचार के प्रकार क्या हैं, उसके बारे में बात करनी है। नवाचार अपनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं यूज करते हैं, नवाचार का चयन कैसे किया जाता है, नवाचार चुनने की जो विधियां हैं वो क्या है, नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या है। ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं नवाचार के प्रकार के बारे में। तो बेसिकली हम नवाचार के प्रकार के बारे में बात करें तो नवाचार जो एजुकेशन में है, ये अभी तक पूरी तरह से स्टेब्लिश नहीं हो पाया है कि आखिर एजुकेशन के लिए नवाचार क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। मतलब पूरी तरह से उसकी जो नवाचार की व्यवस्था होती है वो स्टेब्लिश नहीं हो पाई है। लेकिन अगर मोटे तौर पर कहा जाए नवाचार कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो प्रकार के नवाचार होते हैं। दो प्रकार के नवाचार कौन कौन से नवाचार है, तो इसमें पहला नवाचार आता है आपका समस्या समाधान संबंधी नवाचार। ये चीजें आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस नवाचार के अंतर्गत आपको क्या चीजें सीखनी है, क्या चीजें पढ़नी है। जैसे कि आप देख रहे हो कि समस्या संबंधी नवाचार मतलब कि समस्या समाधान संबंधी नवाचार, कि अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, हम एक संस्थान में है, एक विद्यालय हम चला रहे हैं, हमारी एक संस्था है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हम नई विधि या तरीका यूज करेंगे वो कहलाएगा नवाचार। तो वो नवाचार क्या है, वो समस्या का समाधान कर रहा है, तो वो नवाचार क्या कहलाएगा, समस्या समाधान संबंधी नवाचार। दूसरा नवाचार का टाइप आता है वो है सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार। सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार मीन्स क्या है कि जब एक संस्था चल रही हो, एक संस्था के अंतर्गत ही काम करने वाला कोई टीचर कुछ चीजों को नए तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर दे, नए तरीके से उस क्रिया को करना स्टार्ट कर दे, तो वो कहलाएगा कि अंतःक्रिया संबंधित नवाचार है। मतलब कि उस चीज को चेंज करने के लिए कोई बाहर से हाई कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया या बड़ी शिक्षा संस्थानों से ऑर्डर नहीं आया कि ऐसे ऐसे करना है। वो चीजें हमारी शिक्षा संस्थान के अंतर्गत ही वो चीजें हो रही हैं, कोई टीचर कर रहा है, तो वो कहलाएगा सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार। ओके, तो ये बेसिकली दो टाइप्स के नवाचार होते हैं। अब अगर आगे बात करें कि नवाचार अपनाने की प्रक्रिया क्या है, किन किन प्रक्रियाओं से बेसिकली अगर एक नवाचार को अपनाना है तो वो किन किन चीजों से गुजरते हुए नवाचार को अपनाया जा सकता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं नवाचार को अपनाने के लिए। तो बेसिकली अगर नवाचार को अपनाना है ना, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, आपको उसके बारे में जानकारी। कि कुछ चीजें अगर नई तुम्हें पता ही नहीं है, तुम क्या अपनाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या होना चाहिए, उस नई पद्धति का, नई चीजों का क्या हो, जानकारी हो। तो सबसे पहली चीज जानकारी। अब ये जानकारी मिलने के लिए आपके पास कई सारे स्रोत हैं। जैसे कि जानकारी आपको शिक्षा संबंधी आप पत्रिकाएं पढ़ेंगे तो उससे समझ में आएगा कि कहाँ पर किस टाइप की कैसी एजुकेशन दी जाती है। तो आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर किस टाइप की एजुकेशन दी जाती है, हमें हमारी संस्था में क्या चीजें चेंज करने की जरूरत है, क्या ठीक करने की जरूरत है। या शोध पत्रिकाएं हो सकती हैं, या आप अपने आसपास के जो विद्यालय हैं, जो शिक्षा संस्थान है, उनके प्राध्यापक और शिक्षकों से मिलते हो, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें वो कर रहे हैं, क्या चीजें आपको करने की जरूरत है। प्रसार सेवा हो सकता है या प्रशिक्षण कार्यक्रम हो सकता है, जिसके माध्यम से आपको ये जानकारी मिल सकती है कि आप अपने संस्थान को एक नए तरीके से रिनोवेट कैसे कर सकते हैं, नए तरीके से जो अलग अलग पॉलिसीज है उसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज हो गया नवाचार अपनाने के लिए की जानकारी। अब जब आपको जानकारी मिल गई, चाहे वो जानकारी आपको शिक्षा संबंधी पत्रिकाओं से मिला हो, शोध पत्रिकाओं से मिला हो, अध्यापक या शिक्षकों से मिलकर मिला हो, प्रसार सेवा से मिला हो या प्रशिक्षण कार्यक्रम से मिला हो, अब जो जानकारियां मिली है ना, उन जानकारियों से क्या होगा, आपके अंदर जिज्ञासा प्रकट होगा। जैसे कि
जानकारी का जो स्रोत होता है बेसिकली वो क्या होता है, प्रधान अध्यापक होता है। कि प्रधानाध्यापक सबसे पहले जानकारी ग्रहण करनी है, उसके बाद उसको अपने अंडर में होने वाले जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है, क्रिएट करना है कि यार क्या है इस नवाचार की, क्या जिज्ञासा है। क्योंकि जब आप थोड़ी चीजें जानते हो ना, आपके अंदर और जानने की इच्छा प्रकट होती है, जब आपको उसके बारे में कुछ और चीजें अच्छी अच्छी बताई जाती है। तो पहली चीज हो गया जानकारी, दूसरा जिज्ञासा। आपने जानकारी ले ली, आपने जिज्ञासा से और चीजें जानने की कोशिश की, फिर आप परीक्षण करोगे कि क्या ये चीज रियल में हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकती है या नहीं कर सकती है, या इसको अगर हम अपनाएंगे तो इससे क्या ठीक हो सकता है, हमारे जो भी समस्याएं हैं, जो हमारा संस्थान है उसमें क्या चीजें चेंज आएगा, इससे लाभ क्या होने वाला है, हानि क्या होने वाला है। और वही चीज हम नेक्स्ट पॉइंट में करते हैं, मूल्यांकन इसी चीज का, कि जब आपने नवाचार को लागू किया अपने संस्थान में, तो उसका जो नवाचार लागू कर रहा है, यानी कि प्रधानाध्यापक हो गया या और भी लोग हैं जो नवाचार को लागू कर रहे हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि जो नवाचार आ रहा है उसका मूल्यांकन करें कि इस नवाचार से हमको लाभ क्या हुआ है, किस लेवल पर लाभ हुआ है और क्या हानियां हुई है, क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, वो सारा कुछ मूल्यांकन करना है। और अगर ठीक ठीक चल रहा है तो उसको क्या करना है, अभिस्वीकरण देना है कि हाँ ये चीजें ठीक है, ये जो हमने नवाचार एक्सेप्ट किया है वो नवाचार हमें और बेहतर करने की तरफ लेके जा रहा है, हमारी संस्था और बेहतर हो सकती है, उसकी अभिस्वीकरण हो सकता है। तो इस तरीके से एक नवाचार को अपनाया जाता है कि पहले जानकारी लेते हैं, फिर जिज्ञासा क्रिएट होती है, और जानते हैं, परीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, और जब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो स्वीकार की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली है नवाचार को अपनाने की प्रक्रिया। अब नवाचार का चयन कैसे किया जाता है, जैसे कि एक संस्था है, उसका हेड है प्रधानाचार्य। अब प्रधानाचार्य तक क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, उसके बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होगी। तो एक विद्यालय है, उसके ऊपर भी कई सारे संघ बने हुए हैं जो विद्यालय को मॉनिटर करते हैं, चलाते हैं। आप एनसीईआरटी देख सकते हो, बुक्स का एक पूरा रीडिंग है कि क्या क्या चीजें सिलेबस में होना चाहिए। ऐसे ही तमाम सारी चीजें होती है जहां से नवाचार का चयन किया जाता है। जैसे कि वो जो सूचना है वो आकाशवाणी के थ्रू आ सकती है, दूरदर्शन के थ्रू मिल सकता है, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर के द्वारा मिल सकता है, वीडियो, इंटरनेट, मोबाइल, इन किसी भी माध्यमों से मिल सकता है, जिसका चयन प्रधानाध्यापक को करना होता है। अब कोई जानकारी हमको मिल गई है कि हाँ ये चीज हमको करना है अपने संस्थान में, तो अब नवाचार चुनने की दो प्रमुख विधियां होती है बेसिक रूप से, कि अगर आपको नवाचार को चूज करना है तो आप किस तरीके से उस नवाचार को चुन सकते हो। जैसे कि एक मान लिया आकाशवाणी आ गया या दूरदर्शन आ गया, जो आपको कॉल करके बोला गया कि हाँ इस तरीके से अब एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किए जाने हैं, तो उसको अपनाने के लिए दो विधियों से, जो अपनाने का हेड कौन होता है, प्रधानाध्यापक होता है, एक जो स्कूल है। तो प्रधानाध्यापक किस तरीके से कर सकता है, दो तरीके से। पहला है आपका अधिकारी नवाचार चयन विधि। अधिकारी नवाचार चयन विधि क्या है कि ऐसा चयन विधि जिसमें जो चीजें चूज करने का ऑप्शन है वो अधिकारी चूज कर लेगा। अधिकारी मीन्स प्रधानाध्यापक चूज कर लेगा, और बाकी टीचर्स को, बच्चों को उसका जो ये चूज किया हुआ नवाचार है उसका फॉलो करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा, और उसके हिसाब से अपना जो सिस्टम है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब कि अधिकारी ने नवाचार विधि को खुद चयन कर लिया, और उसके बाद जो भी उसके अंडर में है वो सभी क्या करेंगे, उसका फॉलो करेंगे। अगला चीज है आपका दूसरा, सामूहिक नवाचार चयन विधि। सामूहिक नवाचार चयन विधि क्या है कि जब कोई नई सूचना आई, नई चीजें आई, तो उस पर क्या हुआ, प्रधानाध्यापक बैठे, टीचर्स बैठे और लोग बैठे जो वहां के लोग हैं, वो सभी बैठ करके समूह में एक फैसला ले कि हाँ ये चूज करना है या नहीं करना है। तो एक तरीके से सामूहिक रूप से उस नवाचार विधि को जब अपनाया जाए तो वो सामूहिक नवाचार विधि कहलाती है। तो ये दो तरीकों से नवाचार विधि को अपनाया जाता है जब किसी संस्था में कोई काम करना होता है, और इनमें से भी बेस्ट कौन सा समझा जाता है, सामूहिक नवाचार विधि, जिसमें प्रधानाध्यापक को अधिकारी भी बैठेगा, उसके अंदर जो काम करने वाले स्टाफ है वो भी बैठेंगे, जो बच्चे हैं वो, मतलब एक सभी का उसमें जो है ओपिनियन हो जाएगा, तो उसको लागू करना भी इजी होता है, लोगों के लिए उसको समझना, उसको एक्सेप्ट करना भी इजी हो जाता है। अब बात करें कि नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या है, कि जब कोई नई चीज आ रही है तो उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या क्या हो सकती है। तो नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं जो है दो टाइप्स की होती है। एक होता है व्यक्ति संबंधी बाधाएं, और एक होता है अज्ञान जनित या सामाजिक या क्रियात्मक बाधाएं। अब व्यक्ति संबंधी बाधाएं क्या क्या आती है, तो व्यक्ति संबंधी बाधाओं में आता है आपका पहली चीज आत्मविश्वास का अभाव। कई बार लोगों के अंदर वो आत्मविश्वास का अभाव होता है, आत्मविश्वास होता ही नहीं कि यार ये जो नई चीज आ रही है, क्या ये चीज बेटर है, अच्छी है, बुरी है, क्या ये इससे हमारा ठीक होगा, मतलब वो खुद में कॉन्फिडेंस ही क्रिएट नहीं हो पाता है। तो ये बड़ा रीजन होता है जिससे लोग भाग जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। दूसरी चीज है आपकी आदतें,
कि आप जिन आदतों के अधीन हो चुके हो, आप उन आदतों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी रहे होते हो, तो वो चीजें आपको इजी लगती है। जब कुछ नई चीजें आती है उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को चेंज करना होता है, तो इट इज नॉट इजी टास्क। तो ये चीजें होती है। अगली चीज है आपका असुरक्षा का भावना होता है कि जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी पद्धतियां पुराने तरीके से चल रहा है, आप उसमें कंफर्टेबल हो चुके हो, आपको पता है कि क्या चीजें कब होनी है कब नहीं होनी है। और क्या होता है, जब थोड़े टाइम के बाद जब नई चीजें आती हैं, नवाचार आता है, तो उसको अपनाने में हमको असुरक्षा लगता है कि यार पता नहीं ये किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से वर्क करेगा, क्या ये मेरे लिए ठीक होगा नहीं होगा। तमाम तरीके से आपके माइंड में वो चीजें चल रही होती है, तो असुरक्षा की भावना आती है। अगली चीज आती है आपकी नैतिकता, यानी कि एक चीज के प्रति आपका श्रद्धा होता है, आप उसको देखते हो, समझते हो, उसको मानते हो, और जब उसमें चेंज करने की बात आती है तो आपका दिमाग 50 तरीके से चलता है, यार चूज करे नहीं करे, क्या करना चाहिए, सही होगा गलत होगा। ओके, तो नैतिकता उसमें रोकती है। भविष्य की आशा, मतलब कि जो आप जिस तरीके से कर रहे होते हो, एक पैटर्न में आप चल रहे हो, आपको पता है यार इतना काम मैंने किया है तो मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं, इस प्रोसेस में मुझे इतना काम करना पड़ेगा, ये लेवल आ जाएगा, और आपको पता चले कि नहीं यार ये सारा सिस्टम ही खत्म हो गया है, अब कुछ नए तरीके से चलेगा। तो आपके अंदर भविष्य को लेकर के जो आशा थी ना, उसको मिटेगी, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि नहीं यार वही सही था, जो मुझे करना था मैं ऐसे ऐसे करके यहां तक पहुंच सकता था। अगला चीज आता है आपका समाज का भय। बेसिक रूप से हम सभी एक समाज के समूह होते हैं, जिस भी जगह हम रह रहे हैं, तो उस समाज की अपनी कुछ मान्यताएं हैं, हम उनके खिलाफ अगर जाते हैं तो हमें डर होता है यार कहीं ना समाज के द्वारा हम कट ना जाए, छट ना जाए। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हमें रोकती है नवाचार को एक्सेप्ट करने के लिए। अगला चीज है आपका अज्ञान जनित या सामाजिक या क्रियात्मक बाधाएं। मतलब कि कई बार क्या है कि हमें नवाचार के बारे में पता ही नहीं है कुछ, या फिर हमने सुनी सुनाई बातों पर हमने ध्यान दिया है कि यार ये ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, हमने मतलब अच्छे से उस चीज को समझा नहीं है। तो जिसको ये नवाचार चुनने का अधिकार दिया जाता है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो चाहे सभी को बैठा के अच्छे से बात करे कि ये चीज है, इससे ये लाभ होने वाला है, इससे ये ठीक होगा, ये समस्या दूर हो सकती है। मतलब ये उसका काम है कि वो इस चीज के बारे में जाकर के सभी को अज्ञानता उनकी जो है उसको दूर करे, और उसको क्रियात्मक रूप में कैसे वर्क करेगा वो चीजें उसको समझाए, जिससे कि वो चीजें आसान हो सके। तो ये दो टाइप्स की बाधाएं आती हैं जब हम नवाचार को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा आज का वीडियो। डे नंबर 2 में हमने क्या समझा कि नवाचार के प्रकार क्या है, इसके अपनाने की प्रक्रिया क्या है, चयन कैसे होता है, चुनने की विधियां कौन कौन सी हैं, बाधाएं क्या क्या आती हैं पर्सनल लेवल पर, सामाजिक लेवल पर। तो ये सारा कुछ आज हमने इस वीडियो में समझा। पहली वीडियो में ऑलरेडी हमने नवाचार, उसके बारे में विद्वानों की राय, उसकी विशेषताएं, वो कैसे होता है, वो सारा कुछ समझ लिया था। तो यूनिट नंबर 1 हमारा यहाँ पे एंड होता है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।